हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ नेफ्रोलेपिस। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स। अगर हम स्पोर्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है वैसे ही हमको पता चल जाना चाहिए कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड द एंड ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अगर इसके स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर की बात करें स्पोर्स की, तो स्पोर्स ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और कई बार वो ब्लंटली और रफली ट्रायंगुलर होता है। ज्यादातर उसकी साइज की अगर बात करें तो ज्यादातर स्पोर्स 0.3 mm के पाए जाते हैं और उसमें डिस्टिंक्टली एक ट्राई रेडिएट मार्क्स भी देखा जाता है। अब जितने भी स्पोर्स डेवलप होते हैं नेफ्रोलेपिस में वो सारे होमोस्पोरस होते हैं। दूसरी चीज, अगर स्पोर की बात करते हैं तो स्पोर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्पोर के स्ट्रक्चर में दो लेयर पाए जाते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलेंगे और इनर लेयर को इंटाइन बोलेंगे। जो एक्साइन का जो लेयर है वो ज्यादा थिकर है इन कंपैरिजन टू इंटाइन। जो आउटर लेयर एक्साइन थिकर है उसके पीछे का रीजन है, ऐसा कहा जाता है कि जो एक्साइन का लेयर है वो भी दो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। उसमें जो आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे एक्टाइन और जो इनर दूसरा लेयर है, जो अंदर वाला लेयर है, उसको हम बोलेंगे एंडाइन। तो इस वजह से जो एक्साइन का जो लेयर है वो ज्यादा थिकर है इन कंपैरिजन टू इंटाइन। दूसरी एक चीज बोल दूं कि जो स्पोर्स होते हैं उसमें स्कैंटी साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे कहीं पे भी स्पोर्स में क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस नहीं होती है ना, वो डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म मींस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और दूसरी चीज, जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है स्पोर का उसमें सिर्फ स्टोर्ड फूड मटेरियल ही पाया जाता है। अब ये जो स्पोर्स है वो क्या करेगा, ये स्पोर्स जर्मिनेट होगा और प्रोथेलस का डेवलपमेंट करेगा। नाउ we will study the development of prothallus। डेवलपमेंट ऑफ प्रोथेलस कैसे होता है, जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलती है स्पोर्स को। सुटेबल कंडीशन मींस जब इनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और एकदम अच्छा टेम्परेचर जब उसको मिलता है तब स्पोर अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है और थैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। तो इस तरह से फर्दर अपना ग्रोथ करके वो प्रोथेलस का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन सबसे पहले स्पोर्स क्या करेगा, तो सबसे पहले वो बहुत सारा वाटर एब्सॉर्ब करेगा। वाटर एब्सॉर्ब करके वो स्वेल हो जाएगा। स्वेल मींस नॉर्मली फूल जाना है ना, वो स्वेल हो जाएगा। और दूसरी चीज, उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो एक्टिवेट होगा और वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा। दूसरी एक चीज वो चेंजेस होगा, वो उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ नेफ्रोलेपिस स्पोर बिकम्स प्रोमिनेंट। दूसरी एक फर्दर नेक्स्ट स्टेप में होगा कि जो उसका एक्साइन होगा, ये सारी प्रोसेस जब इंटरनली हो रही है क्योंकि स्वेलिंग हो रही है, ये सारी चीजें हो रही, उस वजह से प्रेशर एक्सेट होगा किस पे, तो जो एक्साइन का लेयर है उस पे प्रेशर एक्सेट होगा और उस वजह से जो एक्साइन है वो रप्चर हो जाएगा। और जो इंटाइन है वो इंटाइन इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब वो बाहर की तरफ निकलेगा। किसका, जो एक्साइन रप्चर हुआ उसमें से वो बाहर निकलेगा, मींस एक आउटग्रोथ डेवलप करेगा अलोंग विद द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ मींस जो ये आउटग्रोथ बाहर निकला उसको हम बोलेंगे जर्म ट्यूब। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जर्म ट्यूब। ये जो जर्म ट्यूब है वो जर्म ट्यूब दो पोर्शन में डिवाइड होगी, मींस इट विल अंडरगो वन ट्रांसफर डिवीजन। ये जो ट्रांसफर डिवीजन है ये दो अनइक्वल है, एक लोअर जिसको हम बोलेंगे लोअर स्मॉलर सेल और दूसरा बिगर वन इसको हम बोलेंगे अपर लार्जर सेल। तो इस तरह से दो डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो स्मॉलर सेल है वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर देगा राइजोइडल सेल में। लेकिन राइजोइडल सेल बनने से पहले वो क्या करेगा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें जो कुछ भी क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस पाई जाएगी वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ से वो डिसइंटीग्रेट कर देगा और वो बन जाएगा फ्री फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, विल लूज ऑल ऑफ इट्स क्लोरोप्लास्ट और वो
इट विल बिकम फ्री फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, और वो जो सेल है वो राइजोइड बन के नॉर्मली जो भी सबस्ट्रेटम है, जो भी पोर्शन है वहां पे अटैच हो जाएगा, ताकि उसको जो भी प्लांट्स जो उसमें से डेवलप होने वाला है उसको एक सपोर्ट मिले और वहां से वो वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। तो ये हो गया राइजोइडल, जो स्मॉलर सेल था वो राइजोइड का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन जो ऊपर का सेल था, जो लार्जर सेल, वो क्या करेगा, वो 3 से 4 बार ट्रांसफर डिवीजन करेगा। तो ये जो नॉर्मल एक लीनियर, ये 5 से 6 सेल का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जिसको हम यूनिसीरेट मींस एक सिंगल लाइन में। अब ये जो सेल है उसमें जो टिप वाला सेल है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सेल है इसको हम यूनिसीरेट बोलेंगे। नीचे राइजोइड का डेवलपमेंट हो गया और ये जो अपर सेल है उसने डिवाइड करके इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर गया। इसमें जो एपिकल सेल है, वो एपिकल सेल क्या करेगा, इट विल डिवाइड ऑब्लिकली, है ना, वो एक ऑब्लिक डिवीजन करेगा। ऑब्लिक डिवीजन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट लेयर डेवलप हो जाएंगे, 2 डिफरेंट लेयर डेवलप हो जाएंगे और बीच में एक नॉच जैसा। अब यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट 2 डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एपिकल सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल। ये जो सेल्स है ये क्या करेंगे, कई सारे डिवीजन मींस इट विल डिवाइड इन ऑल द डायरेक्शन, ये कई सारे डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे और इस तरह से डिवीजन अपना बढ़ाते रहेंगे। तो उस वजह से एक पूरा हार्ट शेप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। जो ये प्रोथेलस है, प्रोथेलस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो नॉच दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे एपिकल नॉच। यहाँ पे मीन्स एक गैपिंग जैसा है। दूसरी चीज, ये जो पोर्शन है ये कैसा है, थिकर होगा। प्रोथेलस की अगर मैच्योर प्रोथेलस की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे बाकी का ये जो भी विंग जैसा पोर्शन है ये कैसा होगा, ये सिंगल सेल्ड होगा, ये पूरा लेयर पतला थिन होगा और वो सारा सिंगल सेल होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। लेकिन जो सेंटर का ये जो पोर्शन है वो कैसा होगा, कुशन शेप मींस इट विल बी 2 to 3 लेयर। दूसरी चीज, ऐसा भी बोला जाता है कि जो प्रोथेलस होता है उसकी जो साइज है इट रेंजेस फ्रॉम 3 mm to 8 mm। इसमें आप देख सकते हो कि सेंटर के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, जो कि मैनी सेल्ड होते हैं, और जो साइड के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगल सेल्ड ही होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एपिकल नॉच की प्रेजेंस, वो मैंने बताया कि यहाँ पे एक एपिकल नॉच की प्रेजेंस पाई जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे 2 डिफरेंट रीजन डिस्टिंग्विश होते हैं, एक पोस्टीरियर रीजन और एक एंटीरियर रीजन। ये जो नीचे का जो रीजन है इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर रीजन, और ये जो ऊपर का जो रीजन है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर रीजन। ठीक है, इसको हम पोस्टीरियर और एंटीरियर इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो पोस्टीरियर रीजन होगा, पोस्टीरियर रीजन में नॉर्मली कई सारे राइजोइड का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे कई सारी राइजोइड डेवलप होंगे। लेकिन किस तरफ, तो राइजोइड का डेवलपमेंट ऑलवेज वेंट्रल साइड होगा। जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रोथेलस है ये कैसा है, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, तो इसमें जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड राइजोइड का डेवलपमेंट पाया जाएगा। और जो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे, जो एपिकल नॉच है, एपिकल नॉच का जो एरिया है, जो कुशन शेप एरिया है, वहां पे आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट पाया जाएगा। और जो राइजोइड, जो पोस्टीरियर एंड में जो राइजोइड है, राइजोइड के एग्जैक्टली नीचे की तरफ वहां पे एंथ्रीडिया का भी डेवलपमेंट पाया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे प्रोथेलस। ठीक है, ये इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं। दूसरी एक चीज बतानी रह गई, ऑलवेज प्रोथेलस में जो पोस्टीरियर एंड होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा, और जो एंटीरियर एंड है वो कैसा होगा, इट विल बी समवॉट ब्रॉडर। उसका एंटीरियर पोर्शन ब्रॉडर होगा और जो पोस्टीरियर एंगल होगा वो थोड़ा नैरो होगा। दूसरी चीज, राइजोइड का मेन फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे जो भी राइजोइड वेंट्रल साइड पे डेवलप हुए उसका मेन फंक्शन है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल, है ना। वो क्या करेंगे, वाटर का एब्सॉर्प्शन करेंगे, मिनरल का न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन करेंगे और वो प्रोथेलस को प्रोवाइड करेंगे फॉर द डेवलपमेंट। दूसरी चीज, जब मैच्योर प्रोथेलस
होता है तो वहां पे जो मैंने बोला कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होगा किस तरफ, तो वेंट्रल साइड ही, तो वो वेंट्रल साइड में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट करेगा। दूसरी चीज जो प्रोथेलस है वो कैसा है, वो मोनोसियस है। प्रोथेलस कैसा है, मोनोसियस है और प्रोटेंड्रस है। अब मोनोसियस आपको पता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही नॉर्मली थैलस पे डेवलप होते हैं, इसको हम मोनोसियस बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। और जो प्रोटेंड्रस का मतलब ऐसा होता है कि सबसे पहले एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह से यहां पे नेफ्रोलेपिस में सबसे पहले एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होगा। ऐसा भी बोला जाता है कई बार जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, प्रोथेलस का डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया, लेकिन वो जो प्रोथेलस है वो सिर्फ और सिर्फ एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन जैसे ही फिर से फेवरेबल कंडीशन आती है वो नॉर्मल प्रोथेलस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर से बाइसेक्सुअल बन जाएगा और आर्चिगोनिया का भी फॉर्मेशन कर देगा। तो ऐसी भी कंडीशंस कई बार देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम देखेंगे वो लेक्चर में हम देखेंगे कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। आपको अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।